हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आप लोगों की पढ़ाई ऑनलाइन कैसी चल रही है? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का दिन गुरुवार, आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ 17 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन। शिवाजी महाराज के नौसेना का प्रबंधन और उनके गढ़ों यानी किलों का प्रबंधन किस प्रकार से था, इस पाठ में है। पिछले पाठ में हमने शिवाजी महाराज के दक्षिण अभियान के बारे में पढ़ा और एक दुखद घटना, जो बहुत ही बड़ी घटना है मराठा स्वराज्य के लिए, शिवाजी महाराज का देहांत, हमने पिछले पाठ में पढ़ा। तो वह थोड़ी सी जानकारी हम लोग शॉर्ट में संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त करेंगे। उसके आगे शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में किस किस तरह का अपने स्वराज में प्रबंधन किया था, किस तरह से प्रशासन कार्य चलाया था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। तो आज हम बृहन मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में हैं, कक्षा चौथी हिंदी माध्यम के, और आज का विषय है परिसर अध्ययन भाग 2, पाठ 17 हम पढ़ने वाले हैं, गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन। आज की तारीख है 28 जनवरी 2021 और हमेशा की तरह आपकी शिक्षिका मैं सुजाता जायसवाल। पाठ की शुरुआत हमेशा की तरह हम सुविचार से ही करेंगे और आज का भी सुविचार शिवाजी महाराज के विचारों को लेकर ही है, जो शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में जो विचार दिए थे कि अपना सर कभी ना झुकाएं, इसे सदैव ऊंचा रखें, जैसा कि शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में किया। हालांकि उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, 50 से 55 वर्ष ही उनका जीवन काल रहा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही दृढ़ता के साथ, पराक्रम के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया और मराठा स्वराज्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ओके। तो आज का सुविचार है, अपना सर कभी ना झुकाएं, इसे सदैव ऊंचा रखें, जिसे शिवाजी महाराज ने हमेशा ऊंचा रखा। अपना सर उन्होंने कभी दुश्मनों के आगे, शत्रुओं के आगे झुकाया नहीं। तो ऐसा हम सभी को जीवन में उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कभी भी किसी के आगे अपना सर झुकने नहीं देना चाहिए। मतलब हमें जीवन में कोई ऐसा गलत कार्य भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमें अपना सर किसी के सामने झुकाना पड़े। हमें अपना सर हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आज का सुविचार है। पिछले पाठ की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे हम पहले। ये वेंकोजी राजे, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे, और यह दक्षिण की तरफ, कर्नाटक की तरफ इनका तंजौर में इनकी जागीर थी, जो शिवाजी महाराज के पिताजी की जागीर थी। अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज का भी उसमें हिस्सा था, लेकिन वेंकोजी राजे ने उन्हें यह हिस्सा कभी दिया नहीं। इस वजह से भी शिवाजी महाराज थोड़े दुखी और उनसे थोड़े नाराज थे। फिर भी उन्होंने बड़ा दिल करके वेंकोजी राजे से मिलने का प्रयास किया। वह वेंकोजी राजे से मिलने भी गए। कर्नाटक में उन्होंने अपना अभियान चलाया और कई सारे किलों को उन्होंने जीत लिया। गोलकुंडा में वह गए, जहाँ पर कुतुब शाह, जो एक मुगल शासक था, फिर भी वो शिवाजी महाराज का बहुत ही बड़ा साथी था, या बहुत ही बड़ा ये कहो कि उनका सपोर्टर था। तो उसने शिवाजी महाराज का गोलकुंडा में, यानी अपनी राजधानी में, बहुत ही भव्य स्वागत किया, जिस तरह से आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो गोलकुंडा में शिवाजी महाराज का इस तरह से स्वागत हुआ। लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाते हुए स्वागत किया और शिवाजी महाराज कुतुब शाह से मिले। कुतुब शाह ने बहुत ही आदर पूर्वक उन्हें अपने बाजू में बने हुए सिंहासन पर बैठाया और उन्हें पूरी तरह से, जो एक राजा की हैसियत होती है, जो राजा को एक सम्मान मिलना चाहिए, उस तरह से कुतुब शाह ने उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद शिवाजी महाराज कुतुब शाह से विदा लेकर आगे बढ़े और उन्होंने जिंजी के किले पर विजय प्राप्त की।
बाद में उन्होंने वेल्लोर के किले पर भी घेरा डाला। कई महीनों तक घेरा डालने के बाद भी जब वेल्लोर का किला कब्जे में नहीं आया तो शिवाजी महाराज ने उस किले पर तोपों से वर्षा की और मुगल सैनिक वहां से भाग गए और इस प्रकार उन्होंने वेल्लोर के किला को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद वह वेंकोजी राजे से मिलने गए। वेंकोजी राजे से मिलने का उनका एक यह विचार था कि वह स्वराज्य के कार्य में भाई होने के नाते शिवाजी महाराज का साथ दे। वेंकोजी राजे मिलने तो आए शिवाजी महाराज से उनके बुलावे पर, आमंत्रण पर, लेकिन बिना मन के। उन्होंने शिवाजी महाराज को एक तरह से कहे कि धोखा भी दिया। कुछ दिनों तक वह शिवाजी महाराज के साथ रहें, लेकिन फिर भी वह उनके साथ ईमानदारी नहीं कर पाए। थोड़े दिन के बाद वह चुपचाप वहां से निकल गए वेंकोजी राजे और अपनी सेना लेकर उन्होंने शिवाजी महाराज और उनकी सेना पर अचानक से ही आक्रमण बोल दिया। लेकिन फिर भी उनकी कोई जीत इसमें नहीं हुई। शिवाजी महाराज की सेना ने उनकी सेना को धूल चटा दिया और वेंकोजी राजे की हार हो गई। फिर भी शिवाजी महाराज उनसे नाराज नहीं हुए, फिर भी उन्होंने उन्हें माफ़ी दे दी। उन्होंने उनकी पत्नी को और उन्हें अपने स्वराज्य, जो कर्नाटक के बहुत से हिस्से उन्होंने जो जीते थे, उन्होंने वह कई सारे हिस्से उन्होंने वेंकोजी राजे को भेंट स्वरूप दिए। फिर भी वेंकोजी राजे नहीं माने, वह शिवाजी महाराज का साथ देने को तैयार नहीं हुए, किसी भी तरह से उनका सम्मान करने को तैयार नहीं हुए। महाराज ने वेंकोजी राजे को पत्र में भी लिखा कि शत्रुओं पर भरोसा न करें और स्वयं पराक्रम दिखाएं। फिर भी वेंकोजी राजे पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में शिवाजी महाराज हार मान गए। उन्होंने फिर वेंकोजी राजे को छोड़ दिया और वह वापस अपनी साम्राज्य रायगढ़ चले गए। वहां जाने के बाद शिवाजी महाराज को फिर से नौसेना अभियान चलाना पड़ा। दुश्मनों के साथ समुद्र में लड़ाई करनी पड़ी। ये सब करते करते शिवाजी महाराज की आयु लगभग 50 के पार हो गई थी और लगभग 30-35 सालों से शिवाजी महाराज युद्ध लड़ रहे थे। तो शिवाजी महाराज की इतनी उम्र होने के बाद भी उन्हें कभी भी आराम नहीं मिला था। थोड़े समय वह बीमार हुए और उसके बाद उनका 3 अप्रैल 1680 के दिन स्वर्गवास हो गया। शिवाजी महाराज इस दुनिया को या अपने स्वराज्य को छोड़कर, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से बनाई थी, वह छोड़कर वह चले गए। राज्याभिषेक उनका सन 1674 में हुआ और सन 1680 यानी सिर्फ 6 सालों के अंदर ही उनकी माता का भी देहांत 1674 में हुआ था और 6 सालों के बाद ही शिवाजी महाराज का भी देहांत हो गया और वह स्वराज्य को छोड़कर चले गए। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, जो बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना को सार्थक सिद्ध किया था और महाराष्ट्र पर अपना झंडा हिंदवी स्वराज्य का उन्होंने लहराया था। तो यह हमने पिछले पार्ट में पढ़ा और पिछले पार्ट के प्रश्न उत्तर भी हमने देखे थे। अब आगे हम पार्ट 17 जो पेज नंबर 65 पर है वहाँ से शुरू होता है। सभी बच्चे किताब में देखेंगे। पाठ का नाम गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन। गढ़ यानी किला। शिवाजी महाराज के पास बहुत सारे किले थे, लगभग 300 किले। पूरे महाराष्ट्र और दक्षिण जो किले उन्होंने जीते थे वो पूरा लगभग छोटे बड़े किले मिलाकर उनके पास 300 किले थे, जो उन्होंने खुद बनवाए भी थे, कुछ उन्होंने जीते भी थे और कुछ की उन्होंने मरम्मत भी करवाई थी। और नौसेना का अर्थ होता है कि समुद्री सेना, जो शिवाजी महाराज ने तैयार की थी, क्योंकि उनके बहुत सारे किले खाड़ी में यानी कि समुद्र के आसपास ही थे और समुद्र से दुश्मनों का कभी भी आक्रमण हो सकता है। यह सोचकर शिवाजी महाराज पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने पूरी तरह से नौसेना का भी प्रबंधन अपनी सेना में करके रखा था, यानी जल सेना हम जिसे कह सकते हैं, जो सेना नाव पर और युद्ध पोतों पर लड़ाई करती है। तो शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं पर विजय पाकर स्वराज्य की स्थापना की। युद्ध हो अथवा राज्य का प्रशासन, शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है।
इस पाठ में हम शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल यानी किस प्रकार से उन्होंने प्रशासन या प्रबंधन चलाया था अपनी सेना का, वह हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रबंधन कौशल किसे कहते हैं। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रबंधन कौशल का ये है परिभाषा कि प्रबंधन कौशल किसे कहा जाता है। निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वीकारे हुए कार्य को अनुशासनबद्ध पद्धति से करना ही प्रबंधन कौशल कहलाता है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, शिवाजी महाराज जो लक्ष्य वह अपने लिए जो भी लक्ष्य वो निश्चित करते थे, वह उसे प्राप्त करके छोड़ते थे। तो उससे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रबंधन यानी बहुत सी प्लानिंग, बहुत सी योजनाएं बनानी पड़ती थी। तो वह योजना यदि अनुशासनबद्ध पद्धति से हो तो उसे ही प्रबंधन कौशल कहते हैं। शिवाजी महाराज पूरी तरह से अपनी योजना को अनुशासनबद्ध पद्धति से बनाते थे कि किसी तरह से भी उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस प्रकार वह आगे बढ़ते थे। शिवाजी महाराज का जो प्रबंधन कौशल था, जिस प्रकार उनका जीवन पूरा युद्धों से ही उन्होंने भरा हुआ अपना जीवन देखा, उन्हें आजीवन किए गए युद्धों में सदैव दिखाई देता है कि उनका प्रबंधन कौशल किस प्रकार रहा। उसी तरह वह अपने संपूर्ण राज्य प्रशासन में भी दिखाई देता है कि सिर्फ युद्ध में ही नहीं, अपना राज्य कार्य संभालने में, अपना प्रशासन संभालने में भी शिवाजी महाराज बहुत ही अग्रणी रहे हैं और उन्होंने पूरी अनुशासन पद्धति से अपना प्रबंधन चलाया था। आगे हम देखते हैं गढ़ों का निर्माण कार्य। शिवाजी महाराज ने ये आपके पेज नंबर 66 पर भी है। गढ़ों का निर्माण कार्य में देखेंगे आप, ये गढ़ बनाए जा रहे हैं यानी किले बनाए जा रहे हैं और मजदूर उनका निर्माण कार्य कर रहे हैं। शिवाजी महाराज ने गढ़ों और किलों की सहायता से स्वराज्य की रक्षा की थी। गढ़ों की ज़रूरत या गढ़ों का उनको आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि गढ़ के कारण, ये शिवाजी महाराज की एक युक्ति हुआ करती थी कि गढ़ जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा, किले जितने ज़्यादा होंगे हम उतना ज़्यादा शत्रुओं से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। किलों के अंदर शिवाजी महाराज की जो मराठा सैनिक थी वह छुप के रहती थी, जो उनके मावले थे, और यदि किसी ने आक्रमण किया तो उससे रक्षा हो सकती थी। इसीलिए शिवाजी महाराज अधिकतर गढ़ों का निर्माण उन्होंने अपने स्वराज्य में करवाया, क्योंकि गढ़ ऊंचे होते थे और उन्हें पार करके स्वराज्य के अंदर यानी अपने राज्य में, अपने गांव में प्रवेश करना बहुत मुश्किल कार्य होता था। इसके कारण यह रक्षा करने का एक बहुत ही अचूक उपाय था। इसलिए शिवाजी महाराज इस तरह से गढ़ों का निर्माण कार्य करते थे। शिवाजी महाराज ने गढ़ों और किलों की सहायता से स्वराज की रक्षा की। शिवकालीन ग्रंथ आज्ञा पत्र में दुर्गों अथवा गढ़ों का महत्व संपूर्ण राज्य का सार यानी दुर्ग इस सटीक शब्दों में बताया गया है। शिवाजी महाराज अपनी युवावस्था में सह्याद्री की पर्वत श्रेणियों में घूम चुके थे। युवावस्था यानी जब शिवाजी महाराज युवा थे, जब वह जवान थे, मतलब उनकी जब आयु 20 से 25 वर्ष की रही होगी, उस समय वह सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ जो महाराष्ट्र में हैं, बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर वह घूमते थे, वह घूम चुके थे और उन पर्वत श्रेणियों को देखकर ही उन्हें लगता था कि स्वराज के संरक्षण में गढ़ों का महत्व कितना है। मतलब पर्वत ऊंचे होते थे तो उन्हें यह लगता था कि अगर हम ऊंचे ऊंचे गढ़ बनाएंगे पर्वतों की तरह या पर्वतों के ऊपर, तो हमारे स्वराज की रक्षा करना दुश्मनों से, शत्रुओं से आसान होगा। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने खासकर अपने राज्य में गढ़ों और किलों पर अधिक ध्यान दिया। शिवाजी महाराज ने वन दुर्ग, गिरी दुर्ग और जल दुर्ग जैसे विभिन्न प्रकार के गढ़ों का निर्माण कराया। यह जैसे आगे आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह का गढ़ है जो बन रहा है, चित्र में जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे गढ़ों का, बहुत सारे किलों का उन्होंने निर्माण कार्य कराया। और जल दुर्गों को जंजीरा भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि जल दुर्ग यानी जो आसपास जो जल से भरा हो और बीच में जो किला होता है उसे जल दुर्ग कहते हैं। तो वह जंजीरा भी कहलाता है। वहाँ पे जाने के लिए हम पैदल या रोड के रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि वह बीच में होता है पानी के। तो हमें हमेशा नाव
या शिप या जहाज पर बैठकर ही हम उस गढ़ तक पहुंच सकते हैं। तो शत्रुओं को वहां पर जाने के लिए नाव की सहायता या जहाज की सहायता लगेगी। तो वहाँ उस गढ़ पर अगर शिवाजी महाराज की सेना रहेगी तो आसानी से शत्रुओं से रक्षा कर सकते हैं। तो इसी वजह से वह गढ़ों का निर्माण कार्य करवाते थे। और गढ़ों के निर्माण के लिए भी किस तरह का होना चाहिए, उनके दरवाजे किस दिशा में होने चाहिए या कितना ऊंचा होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें शिवाजी महाराज बहुत ही विशेषज्ञों द्वारा करवाते थे। उनमें 2 विशेषज्ञों का नाम दिया हुआ है कि हीरोजी इंदुलकर और अर्जोजी यादव। इस तरह से 2 लोगों का नाम दिया है कि जिन्होंने राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग आदि सारे गढ़ों का निर्माण कार्य इन्हीं लोगों ने करवाया था। यही नहीं बल्कि विजयदुर्ग, तोरना का किला, रांगड़ा का किला आदि ये सब पुराने किले थे जो शिवाजी महाराज के काल से पहले के बनाए हुए थे, उनके पिताजी या उनके दादा के काल के बनाए हुए। तो ये सारे किले खराब हो गए थे, मतलब ये सारे किले बहुत पुराने हो चुके थे। तो इन सारे किलों का मरम्मत का कार्य भी शिवाजी महाराज ने करवाया और उन्हें मरम्मत करवा के बहुत मतलब अच्छा बना दिया। तो इस तरह कुल मिलाकर शिवाजी महाराज के पास कुछ नहीं तो 300 किले थे। ये हैं छत्रपति राजाराम महाराज, शिवाजी महाराज के पुत्र। जिस तरह से संभाजी शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उसी तरह शिवाजी महाराज के एक और पुत्र थे संभाजी से, छत्रपति संभाजी से छोटे। ये है वो थे छत्रपति राजाराम, जिन्होंने संभाजी के बाद शिवाजी महाराज का प्रशासन कार्य स्वराज्य चलाया था। तो ये उनके छोटे बेटे थे। तो ऐसा माना जाता है कि शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज की आज्ञा से रामचंद्र अमात्य, जो ये फोटो है ये है रामचंद्र अमात्य का। ये एक तरह से हम कह सकते हैं अमात्य उस समय प्रशासन में एक पदवी भी हुआ करती थी जो शिवाजी महाराज ने बनाई थी, और यह लेखन कार्य भी करते थे। तो इन्होंने आज्ञा पत्र लिखा था। यह रामचंद्र अमात्य द्वारा लिखा हुआ आज्ञा पत्र, जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल, प्रशासन और शिवाजी महाराज के द्वारा चलाए गए सारे प्रशासनिक कार्यों के बारे में, उनकी नौसेना के बारे में और उनकी जो भी सेनाएं थी सबके बारे में, मराठा मावलों के बारे में सारी जानकारी इसमें उन्होंने दी है। इस आज्ञा पत्र के द्वारा उन्होंने ये प्रबंधन कौशल बताया है। आगे बच्चों आप लोग जैसा देखेंगे पेज नंबर 65 पे ही आप लोगों के लिए कुछ कार्य दिए गए हैं, करके देखो। जो लिखा हुआ है कि दिवाली की छुट्टी में मित्रों की सहायता से किसी किले की प्रतिकृति तैयार करो। तो ये आपका एक कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क जिसे कह सकते हैं आप लोग। प्रतिकृति बनाना यानी किले बनाना है आप लोगों को। जैसे मिट्टी या फिर बालू की सहायता से, रेत की सहायता से, या फिर क्ले जो मिट्टी मिलती है उसकी सहायता से आप लोग बना सकते हो। लाल मिट्टी से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब मिट्टी को पानी से सान कर और उसकी किले की प्रतिकृति वो आप लोग बनाने का प्रयास करो, जिस तरह से शिवाजी महाराज के किले होते हैं। और उसको रंगने का, उस पर दरवाजे या उस पर झंडा लगाना, ये सारी चीज़ें, और उसके आसपास जो बाड़े होते हैं वह लगाना, इस तरह से आप लोग किले की प्रतिकृति बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और उससे आपको समझ में आएगा कि किले किस प्रकार बनाए जाते रहे होंगे उस समय, और वह बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी और उसका क्या महत्व रहा होगा। किला बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची भी बनाओ। किला बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती है, जैसे कि अगर आप मिट्टी का बना रहे हो तो मिट्टी, पानी, और उसे अगर आप रंग कर रहे हो तो उस रंग ब्रश इत्यादि जो चीज़ें हैं, लकड़ी, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो वह सामग्री की सूची में आएगा। किले के लिए स्थान निश्चित करो कि आप किला जैसे आप अपने घर में बना रहे हो तो एक जगह पे बनाओ ताकि उसको इधर उधर ना करना पड़े जिससे वो टूट जाए। किले पर पेयजल, आवासों की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए इसका ढांचा बनाओ। पेयजल यानी अगर किला है तो वहाँ पे सैनिक होंगे, मावले होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, तो उन सारे लोगों को
पीने की पानी, रहने की व्यवस्था, खाने की चीज़ें, ये सब कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था भी शिवाजी महाराज जिस प्रकार करते थे वैसे ही आप लोग को सोचना है और व्यवस्था कहाँ पर होगी वो देखना है और बनाना है। उसके अलावा अगर इस चीज़ के बारे में आप जानते हो कि तुम्हारे परिसर में पाए जाने वाले किलों या गढ़ों या गुफाएं अगर आप देखते हो तो उनके नाम क्या हैं। अगर आपके आसपास जहाँ आप रहते हो या आपसे थोड़ी दूरी पर या कोई किला आप अगर गए हो, घूमने गए हो कोई किले या गढ़ पे, तो उस किले का नाम क्या है उसकी जानकारी आपको बतानी है। किले गढ़ पर कौन कौन सी वस्तुएं थी जब आप गए, वह किला देखा तो कौन कौन सी वस्तुएं थी वह आपको बतानी है। वहाँ पर क्या क्या आपने देखा, उस समय क्या क्या हुआ करता था। और किले के प्रकार भी होते हैं कुछ जो हम आगे भी देखेंगे इस पाठ में। तो किले के कौन कौन से प्रकार हैं यह भी जानकारी आप लोग को प्राप्त करनी है और आप लोग को कापी में लिखनी है। ये जो चीज़ें बता रही हूँ मैं आप लोग को, जो काम है ये आप लोग अपनी अपनी कापियों में लिखोगे, ये सारी जानकारियाँ किलों से संबंधित, और अपने अपने शिक्षक को व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजोगे या अगर आप शाला जाते हो तो वहाँ पर जाकर ये जानकारियाँ शिक्षकों को दिखाओगे। यह आपका इस पाठ से संबंधित एक गृह कार्य है। तो आगे हम बढ़ते हैं। गढ़ों का निर्माण कार्य हमने देखा। अब गढ़ निर्माण होने के बाद गढ़ों का प्रबंधन भी करना पड़ता है, जो हम इस पाठ की शुरुआत में देखें। प्रबंधन से ही रिलेटेड ये पाठ है, प्रबंधन से संबंधित, कि प्रबंधन कार्य गढ़ों का किस तरह से चलाया जाता था। तो शिवाजी महाराज ने गढ़ों की सुनिश्चित संरक्षण व्यवस्था की थी। प्रत्येक गढ़ पर किलेदार, सबनीस और कारखानीस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ये उस समय के नियुक्त किए गए अधिकारियों के नाम है। नाम मतलब उनकी जो पदवी होती थी वह पदवी है। सबनीस और कारखानीस किलेदार के अधीन रहकर कार्य करते थे और इन अधिकारियों के कार्य इस प्रकार बताए जा सकते हैं, जो आप लोग अपनी किताब में भी पेज नंबर 66 पे देखिए। यह है कि सबसे जो बड़ा अधिकारी किले का होता था, मतलब अगर किला बन गया तो उसका प्रबंधन कैसे चलेगा, उसका प्रशासन कैसे चलेगा, यह भी तो जरूरी है। बस कहीं किला बना के छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होता। किला को संरक्षण भी करना पड़ता है। और उस समय मुगल जो मराठा सैनिक थे वह बहुत ही दृढ़ और बहुत ही वीर पराक्रमी हुआ करते थे, जो किले पे रहते थे। तो उनमें से जो सबसे पराक्रमी होता था उसे किलेदार बनाया जाता था। शिवाजी महाराज खुद नियुक्त करते थे हर एक किले पर इस तरह के कम से कम 3 तो मुख्य अधिकारी होते थे, किलेदार, सबनीस और कारखानीस। सबके अपने अपने कार्य होते थे कि किसे क्या कार्य करना है। और फिर उनके साथ बहुत सारे, मतलब सैकड़ों की, हजारों की संख्या में मावले यानी मराठा सैनिक हुआ करते थे। किलेदार, जिसे हवलदार भी कहा जाता था, उसका कार्य क्या होता था? किलों और गढ़ों की रक्षा करना और प्रशासन देखना कि किले का प्रशासन कार्य कैसा चल रहा है, मतलब सारी व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और लोगों के रहने की व्यवस्था वो कहाँ पर है। बाद में सबनीस और कारखानीस, जो नीचे देख रहे हैं आप लोग, सबनीस और कारखानीस हैं, उनको हुक्म देना कि वह क्या क्या कार्य करेंगे। सरकारी पत्रों और हुक्मों को और आदेशों का पालन करना। सरकारी पत्र यानी जो उनके प्रशासन से, यानी राजा के द्वारा, राजा उस वक्त कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उनके द्वारा जो भी पत्र, जो हुक्म पत्र उनको प्राप्त होते थे, जो आदेश प्राप्त होते थे, वह कार्य का पालन करना, उस आदेश का पालन करना किसका काम था? किलेदार का। अब किलेदार के अंडर, किलेदार के नीचे 2 मुख्य अधिकारी कार्य करते थे, जिनका नाम था सबनीस और कारखानीस। सबनीस का कार्य था गढ़ के आय व्यय का हिसाब रखना। आय व्यय यानी पैसों का लेन देन जिसे हम कह सकते हैं। तो गढ़ में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ खर्चा हो रहा है, ये सारा हिसाब किताब सबनीस रखता था। गढ़ पर और गढ़ के नीचे रहने वाली प्रजा से कर का वसूल करना। अब गढ़ चलाना है, राज्य चलाना है, तो कर भी लगता था, प्रजा को कर देना पड़ता था, जिसे हम शुद्ध भाषा में लगान भी कहते हैं। तो ये कर प्रजा देती थी, जो निश्चित करता था सबनीस। और प्रजा से
कर का प्राप्ति करना, और गढ़ पर भी जो लोग रहते थे, जो प्रजा, कुछ प्रजा गढ़ पर भी रहती थी ऊपर, और मतलब पहाड़ों पे जहाँ गढ़ बनाए जाते थे किले, वहाँ पे जो रहती थी, और किलों के जो नीचे रहती थी, सभी से कर वसूल करना, यह सबनीस का कार्य था। पत्र व्यवहार करना, यानी किलेदार को पत्र के द्वारा लिखना, और शिवाजी महाराज को भी पत्र के द्वारा लिखना कि प्रशासन कार्य किस तरह से चल रहा है, कितना खर्च हुआ, कितनी आय हुई, ये सारी चीजें ये काम सबनीस का हुआ करता था। उसके बाद कारखानीस होता था, जो अगला कार्य कारखानीस का हुआ करता था। गढ़ पर रहने वाले लोगों को अनाज और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति कराना। जो लोग गढ़ पे रहते थे, यानी जो शिवाजी महाराज की सेना या बाकी की प्रजा भी जो गढ़ पर रहती थी, उनको अनाज और बाकी चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ें जो है उनकी आपूर्ति कैसे होगी, यह सारा प्रबंधन कार्य कारखाने देखता था। युद्ध के समय तोपों और बंदूकों में लगने वाली बारूद की व्यवस्था करना। अब जैसे कि नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है कारखाने, यानी कारखाना चलाने वालों का प्रमुख। तो कौन सी तरह के कारखाने, यानी बंदूक और तोप जो बनाए जाते थे उस समय, तो उस बंदूक और तोपों में जो बारूद भरी जाती थी, वह एक अलग से तोपखाना होता था, कारखाना होता था, वहाँ पर ये बारूद बनाई जाती थी। तो पूरी तरह से बारूद की व्यवस्था करके रखना कि किस समय भी किले पर, मतलब उस किले पर जितनी बारूद चाहिए, वह सारी बारूद की व्यवस्था करना। अगर किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, तो वो सारी व्यवस्था का कार्य कारखाने करता था। गढ़ और उस पर बनी इमारतों का रख रखाव और मरम्मत कराना। अगर गढ़ में कोई कमी आ गई, कहीं से टूट फूट गया जो इमारत बना है, उसमें कोई कमी आ गई, कहीं से किसी तरह का वहाँ पे नुकसान हो गया, क्षति हो गई, युद्ध के दौरान भी अगर कहीं से टूट फूट गया है, तो उस चीज़ की मरम्मत और रख रखाव, देखभाल करना, ये सारा काम कारखाने इसका था। आगे पेज नंबर 67 यानी 67 पर आप देखेंगे तोप और बारूद। उस समय जैसे आज के ज़माने में बंदूकें चलाई जाती है या बॉम्ब डाल दिया जाता है, उस समय वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। उस समय तोपों के द्वारा युद्ध किया जाता था। तलवार, धनुषी बाण भी कह सकते हैं, लेकिन धनुषी बाण से नहीं, शिवाजी महाराज के ज़माने में तलवार से युद्ध होते थे ज़्यादा, तलवार और भाले। और उसके अलावा बारूद से भरी तोपें। अगर दुश्मन अधिक संख्या में है और ऐसा लगता है कि हम दुश्मनों को पीछे नहीं हटा सकते, तो तोपें दागी जाती थी बारूद भरकर। तो ये स्वराज्य, यानी शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य था, उसका ये तोप खाना है। वहाँ पे इस तरह से कई तोपें रखी जाती थी, यानी यहाँ पे जैसे 2 तोपें दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये स्वराज्य यानी शिवाजी महाराज के ज़माने की तोपें हैं, जो अभी भी बहुत से किलों पर जिन्हें रखा गया है। लोग जो घूमने जाते हैं वह देखते हैं कि उस समय की तोपें इस तरह से हुआ करती थी, मतलब आज से लगभग 400-500 साल पहले की ये बात है। तो इन तोपों में बारूद भरा जाता था और उससे दुश्मनों के ऊपर हमला किया जाता था। ये शिवाजी महाराज के ज़माने की तोपें, मतलब इस तरह से कई सारी तोपें वह बनाकर अपने तोप खाने में रखे रहते थे। शिवाजी महाराज के समय शत्रुओं और गढ़ों यानी किलों का संरक्षण करने के लिए तोपों की, छोटी बड़ी सभी तरह की तोपें होती थी। ये तो बड़ी तोपें हैं, छोटी तोपें भी हुआ करती थी। जैसे ये देख रहे हो कि ये तोप है, ये भी उस समय की तोप है। ये तोपें किलों के परकोटों और बुर्जों पर रखी जाती थी। परकोट या बुर्ज क्या होता है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है किले का, क्योंकि अगर हमें तोपें दागनी है, तो अगर उसको अंदर तो नहीं रख सकते, अंदर रखेंगे तो किस तरह से हम तोपें दागेंगे इस तरह, इसलिए कभी भी जो किले का सबसे ऊपर का हिस्सा होता था, उसे बुर्ज कहा जाता है या परकोटा कहा जाता है, वहाँ पे तोप खाना बनाते थे और वहाँ पे ये सारी तोपें रखी जाती थी और हमेशा इसमें बारूद भरी हुई रहती थी। किसी समय भी दुश्मन का यदि आक्रमण होगा, तो ये बारूद भरने का समय नहीं रहेगा, तो उस समय तोपें दागी जाएंगी। पुरंदर, भीमगढ़ जैसे कुछ गढ़ों पर तोप का निर्माण कार्य करने के कारखाने थे। मतलब हर एक गढ़ पे तोप करने के निर्माण के कारखाने नहीं होते थे। कुछ कुछ गढ़ों पर जो बड़े बड़े किले थे, वहाँ पर जहाँ से आसानी से तोप बनाने की सामग्री मिल जाए, जैसे कि लोहा, पीतल, तांबा। जैसे आप देख रहे हैं सामने वाली तोप भी लोहे की बनी हुई है और बहुत साल पहले की है, बहुत पुरानी।
तो इसलिए यह जंग लग चुकी है इसमें। तो उस समय तोपों को लोहा, पीतल और तांबे से बनाई जाती थी। और बरसात के दिनों में जंग ना लगे, क्योंकि अगर जंग लग गई तो वह चलेगी नहीं, तो जंग से खराब हो जाएगी। तो बरसात के दिनों में उन पर जंग ना लगे, इसलिए उन पर मोम का लेप लगाया जाता था। अब मोम आप सभी जानते हो, जो मोमबत्ती जैसे जलाते हैं हम घर में, वह अगर हम उसको किसी भी चीज़ पे लगा देते हैं तो उस पे से पानी फिसल जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप चाहे तो घर में इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। मोम को किसी भी चीज़ पर घिसो, किसी भी लोहे के या तांबे के किसी भी बर्तन पे या किसी कागज़ पे आप घिस कर देखो और उस पर पानी डालो, वह पानी फिसल जाता है। तो इसीलिए उस समय तोपों के संरक्षण के लिए, कि इतनी बड़ी बड़ी जो तोपें बनाई गई है जंग से बारिश के दिनों में ख़राब ना हो, क्योंकि ये खुले में रहती थी तोपें, इनको ऊपर ऐसा छत नहीं डाला जाता था, क्योंकि बारूद से छत जल सकता है, इसलिए ये खुले में रखी जाती थी। तो इन पर मोम की परत चढ़ाई जाती थी। शत्रुओं पर चोट अथवा आघात करने के लिए तोप में लोहे और पत्थर के कुलुफ के गोले, यानी जो बारूद भरी जाती थी उसके अंदर पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ या छर्रे, लोहे के जो छोटे छोटे छर्रे होते हैं, जो शीशे के भी छर्रे होते थे उस समय, वह तोपों में भरी जाती थी शत्रुओं पर हमला करने के लिए। इन तोपों को चलाने के लिए स्फोटक बारूद का उपयोग किया जाता था, मतलब पीछे से आग लगाई जाती थी और विस्फोट होता था, और आगे से वह जो भी उसके अंदर भरा होता था, लोहे के छर्रे या पत्थर या कुलुफ के गोले, वह आगे जाकर शत्रुओं पर गिरती थी। इस तरह से ये तोप बनाई और चलाई जाती थी। आगे आप देखेंगे विचार विमर्श लिखा हुआ है कि गढ़ पर लगी तोपों में जंग ना लग जाए, इसलिए उन पर मोम का लेप लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि मोम के कारण पानी फिसल जाता था। शिवाजी महाराज की नौसेना के युद्ध पोतों के प्रकार हैं, जैसे कि गुराब, गलबत, पाल, मचवा, नाव, जलपोत। युद्धपोत यानी जो नौसेना का युद्धपोत, यानी जो नाव बनाया जाता था जिसपे नौसेना यानी उनकी समुद्री जो सेना होती थी वो जो रहती थी। नौसेना किसे कहा जाता है? युद्धपोतों के जो दल होते हैं उसे नौसेना कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बाजू में जहाज का चित्र है, ये जहाज युद्धपोत में इस्तेमाल जो किया जा, उस समय तो इस तरह के नहीं, छोटी छोटी नावें और बड़ी बड़ी नाव बनाई जाती थी। और शिवाजी महाराज ये है शिवाजी महाराज की नौसेना, जो पार्ट में भी दिया गया है ये चित्र। शिवाजी महाराज अपनी नौसेना का निरीक्षण कर रहे हैं कि वहाँ पर नौसेना का कार्य किस प्रकार से चल रहा है। यह निरीक्षण शिवाजी महाराज कर रहे हैं अपने कुछ सैनिकों, कुछ अधिकारियों, कुछ सरदारों के साथ वह निरीक्षण कर रहे हैं और अपने जो भी उनके सुझाव हैं वह दे रहे हैं। अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी, डच के पास प्रबल नौसेना थी। अब शिवाजी महाराज ने भी यह सीख, या यह चीज़ें उन्होंने कहाँ से सीखी थी कि नौसेना का भी निर्माण करना चाहिए। सिर्फ थल सेना यानी जो जमीन पर लड़ने वाले जो सेना है, सैनिक है, सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा। उस समय पानी से भी युद्ध करने वाले, आक्रमण करने वाले मुगल थे, तो उन्होंने पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों को देखा था, सिद्दियों को देखा था कि उनके पास नौसेना थी। इनमें से कुछ लोग समुद्री तट के गांव में जाकर लूटपाट करते थे, वहाँ के लोगों को कष्ट पहुँचाते थे। जो समुद्र के आसपास के जो गांव होते हैं वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज और पुर्तगाली ये सब लोग अपनी नौसेना से आते थे अपने जहाज़ों से, और आसपास के जो गांव होते थे उन्हें लूटपाट करते थे। इन समुद्री शत्रुओं का स्थायी रूप से निर्मूलन करने हेतु शिवाजी महाराज ने अपनी स्वतंत्र नौसेना का निर्माण कराया कि यदि कोई इन समुद्री रास्ते से आकर आसपास के गांव में लूटपाट करेगा या उन्हें प्रजा को क्षति पहुंचाएगा, उनकी प्रजा को, तो इसके लिए शिवाजी महाराज ने इस प्रकार के नौसेना का हर एक जो उनके समुद्री किनारे थे वहाँ पर उन्होंने नौसेना का प्रबंधन किया था। शिवाजी महाराज ने छोटे बड़े जलपोत और नौकाएं बनाने के कारखाने खोले, क्योंकि हम अगर नौसेना बनानी है तो उसके लिए बड़ी बड़ी नाव लगेगी, छोटी बड़ी सभी तरह की नाव लगती थी। और वो नाव कैसे बनेगी,
तो उसके लिए कारखाने शिवाजी महाराज ने खोले। जैसे आप देख रहे हो आगे मरम्मत कार्य जो चल रहा है, शिवाजी आगे जो दिखाई दे रहा है कि नाव बन रही है, कुछ लोग लकड़ी काट रहे हैं और कुछ लोग उस लकड़ियों को जोड़कर बड़ी बड़ी नावें बना रहे हैं। ये कारखाना है। तो इस तरह से नावें बनाई जाती थी। सागर में बने पुराने जल दुर्ग जीतकर वे अपने नियंत्रण में शिवाजी महाराज ने कर लिए। जो पुराने जल दुर्ग थे, तो कुछ कुछ जल दुर्गों को उन्होंने जीता भी था। स्वर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे जल दुर्गों की उन्होंने मरम्मत भी करवाई। विजय दुर्ग एक किला है जो महाराष्ट्र में है। स्वर्ण दुर्ग भी जो बीच में, मतलब जो पानी होता है, पानी के बीच में वह दुर्ग या किला है। शिवाजी महाराज ने मालवण के समीप कोरटे द्वीप पर सिंधु दुर्ग नामक नए जल दुर्ग का निर्माण कार्य भी कराया। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो दुर्ग एक बना हुआ है बाजू में, इस तरह से कई सारे उन्होंने दुर्ग बनवाए थे। स्वराज्य की नौसेना में कोली, भंडारी, आगरी जैसे विभिन्न सागरीय जाति धर्मों के सैनिक थे। अब सबसे बड़ी बात कि नौसेना बनाने के लिए किस तरह के लोग होने चाहिए, तो सबसे अहम होता है जिन्हें तैराकी आए। तो तैराकी किन्हें आएगी? जो समुद्र के आसपास रहने वाले लोग होंगे, जो हमेशा समुद्र में जाते होंगे, जो तैरते होंगे, मछलियाँ पकड़ते होंगे। जो आसपास के आगरी कोली समाज के लोग थे, जो मछली पकड़ने वाले लोग थे, कोली लोग मछली पकड़ते हैं नाव से, तो उन्हें बहुत अच्छी जानकारी भी होती थी समुद्र के बारे में। समुद्र में कहाँ ज़्यादा गहरा है, कहाँ गहरा नहीं है, या कहाँ पर किले बनाए जा सकते हैं। बीच में जो पत्थर होते थे बड़े बड़े समुद्र के बीच में, उस पर किले भी बनाए जाते थे। तो इस तरह से सारी जानकारी कोली और वहाँ के रहने वाले आगरी भंडारी लोगों को होती थी। तो शिवाजी महाराज ने उन्हीं लोगों का नियुक्ति इस नौसेना में किया था। इसी कालखंड में दौलत खान, मायनाक भंडारी, लाय पाटिल, दरिया सारंग, तुकोजी आंग्रे जैसे अनुभवी नौसेना योद्धाओं ने ख्याति प्राप्त की थी। यह सब नौसेना के योद्धा हैं जिनका अभी हम नाम देख रहे हैं। मराठों की नौसेना के कारण अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी और डच जैसे समुद्री शत्रुओं से भयभीत रहने लगे। जिस तरह से शिवाजी महाराज ने अपनी गोरिल्ला पद्धति अपनाई थी थल सेना में, जिससे लोग भयभीत हो गए थे। मुगल लोग की गोरिल्ला पद्धति क्या थी? छुपकर युद्ध करना। तो उसी तरह शिवाजी महाराज की जो नौसेना भी थी, उन्होंने बहुत ही बड़ी नौसेना निर्माण की थी। तो वो लोग भी, शिवाजी महाराज की जो सेना थी वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। तो उनसे अंग्रेज और डच ये सब डरने लगे, क्योंकि पहले तो वह आक्रमण करके लूटपाट कर लेते थे, लेकिन जब से शिवाजी महाराज ने नौसेना का प्रबंधन किया, तब से वह लूटपाट नहीं कर सके और उन्हें शिवाजी महाराज की नौसेना से हमेशा डर रहने लगा। परिणाम स्वरूप शत्रुओं ने स्वराज को पहुंचाने वाली त्रस्तता में कमी आई। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र नौसेना का निर्माण करके उसके बल पर अपने सागरीय सीमा निश्चित कर दी कि जो भी सागरीय सीमा है, पहले तो वह गढ़ किले या पूरा राज्य मतलब एक स्थान जीतते थे, लेकिन अब शिवाजी महाराज ने अपनी सागर सीमा भी तय कर दी थी कि यहाँ से यहाँ शिवाजी महाराज यानी स्वराज्य का या मराठा का यहाँ से यहाँ तक सीमा रहेगी और वहाँ पर मराठा के नौसैनिक रहेंगे। साथ ही अपने सागरीय तट को सुरक्षित भी उन्होंने कर लिया। मध्ययुगीन कालखंड के भारत में शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित यह पहली स्वयं की नौसेना थी। उस समय और भारत के किसी भी राजा के पास कह सकते हैं नौसेना उपलब्ध नहीं थी। शिवाजी महाराज पहले ऐसे राजा थे भारत के अंदर जिन्होंने नौसेना का निर्माण कार्य किया था। अतः छत्रपति शिवाजी महाराज का भारतीय नौसेना का जनक, छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के जनक के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार भारत में किसी राजा ने पहली बार नौसेना का निर्माण कार्य किया था। शिवाजी महाराज का एक, अब ये तो नौसेना हमने देख लिया, शिवाजी महाराज का प्रबंधन, गढ़ों का निर्माण कार्य देखा। आगे उनके प्रशासन में एक और चीज़ थी, गुप्तचर विभाग, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी विभाग था। यानी अगर
दुश्मनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वह जानकारी गुप्तचरों के द्वारा मिलती थी। तो यह शिवाजी महाराज का सैनिक व्यवस्था में गुप्तचर विभाग जो था उसमें उनका मेन गुप्तचर जो मुख्य गुप्तचर था वह था बहिर्जी नायक। जैसे आप जो चित्र में देख रहे हैं बहिर्जी नायक, इसे शिवाजी महाराज के मुख्य गुप्तचर के रूप में ख्याति प्राप्त थी। वह गुप्तचर विभाग का मुख्य था। क्यों था? क्योंकि वह बहुत सारी मुगलों के बात हो या अंग्रेजों की हो, सारी जो गुप्त जो संदेश थे उनके बीच में रहकर लेकर आता था और शिवाजी महाराज को देता था, जिससे स्वराज्य में या फिर युद्ध जीतने में या सारी चीज़ों में शिवाजी महाराज को बहुत ही सहायता प्राप्त होती थी। तो ये जो बहिर्जी नायक है, ये इसको कहा जाता है कि यह बहुरूपी था। बहुरूपी यानी अलग अलग रूप बनाकर सेना, मुगल सेना में सम्मिलित हो जाना, उनके अधिकारियों के बीच रहना, यानी मुगल का रूप बनाकर वह मुगलों सेना में सम्मिलित हो जाता था या अंग्रेजों का रूप बनाकर अंग्रेजी सेना में। इस तरह से वह लोगों के बीच में रहकर सारी जो गुप्त जानकारियाँ थी वह लाकर शिवाजी महाराज को देता था। तो यह शिवाजी महाराज का मेन गुप्तचर हुआ करता था। शिवाजी महाराज द्वारा चलाए गए सूरत अभियान जैसे सफल अभियान बहिर्जी नायक ने किए थे। शिवाजी महाराज के गुप्तचर गोपनीय ढंग से शत्रु के दल में प्रवेश करके उनकी छोटी बड़ी हरकत की जानकारी प्राप्त करते थे। बहिर्जी नायक की तरह ही बहुत सारे गुप्तचर थे शिवाजी महाराज के पास जो चोरी छुपे छुप कर जाते थे, शत्रुओं के दल में शामिल होते थे और पूरी जानकारी लाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को देते थे और उसी योजना पर आक्रमण की योजना बनाई जाती थी। अब छापामार युद्ध प्रणाली जिसे में हम गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते थे, ये शिवाजी महाराज की बहुत ही अलग, मतलब जिसके कारण इनको अलग ही ख्याति प्राप्त हुई थी, पहचान मिली थी। यह इनकी एक अलग युद्ध प्रणाली थी। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति में छापामार युद्ध प्रणाली का विशेष महत्व था। छापामार युद्ध प्रणाली में अपनी सुविधा और अनुकूल समय में शत्रु पर अचानक आक्रमण करना और इससे पहले कि शत्रु इस आक्रमण से संभले, मतलब अचानक ही आक्रमण कर देते थे शत्रु के ऊपर, इसे छापामार पद्धति कहा जाता था और शत्रु को संभलने का मौका नहीं मिलता था। तब तक सेना सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जो डेरा था वह उनकी सेना जमा लेती थी जब तक शत्रु संभलेगा, और इस तरह से शत्रु को हार माननी पड़ती थी। इस प्रणाली का अनुसरण करते समय शिवाजी महाराज को सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के घने जंगलों, पर्वतीय किलों और सामान्य लोगों के समर्थन का सहयोग प्राप्त हुआ। छापामार पद्धति अगर अपनानी है तो छापामार पद्धति में शिवाजी महाराज को हमेशा छुपकर ही युद्ध करना पड़ता था। उसके लिए वह किसकी सहायता लेते थे? सह्याद्री के पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, सह्याद्री पर्वत जो बहुत ही दूर तक फैली हुई थी, वहां पर छुपकर, फिर कभी कभी गांव में भी छुपकर, लोगों के बीच में, लोगों के घरों में छुपकर भी युद्ध करना पड़ता था, या फिर जंगलों में, घने जंगलों में छुपकर, जहाँ पर जंगली जानवरों का भी डर होता था, वहाँ पर जैसे घने जंगलों में सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती, वहाँ पर छुपना आसान होता था। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने छापामार पद्धति अपनाई और छापामार पद्धति के कारण बहुत सारे युद्धों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब आप लोग पेज नंबर 68 पे देखेंगे कि शिवाजी महाराज की सेना अनुशासनबद्ध थी। उनके सैनिक स्त्रियों का सम्मान करते थे। जिस तरह से हम देखते हैं मुगल या अंग्रेज ऐसे होते थे जिनकी सेनाएं स्त्रियों का सम्मान नहीं करती थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने खास करके सारे अपने सैनिकों को आदेश देकर रखा था कि कोई भी सैनिक स्त्रियों के साथ किसी भी तरह की कोई अपमानजनक चीज़ें नहीं करेगा। तो वह स्त्रियों का सम्मान करते थे। अतः स्त्रियों के रक्षक के रूप में शिवाजी महाराज की सेना और शिवाजी महाराज की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अगर किसी औरत के, किसी स्त्री के सम्मान पर कोई भी आँच आती थी, शिवाजी महाराज कड़ी से कड़ी सजा उसे देते थे। सैनिक शराब ना पिए, प्रजा को पीड़ा ना पहुंचाए, जनता को ना लूटे, इस प्रकार की कड़ी चेतावनी शिवाजी महाराज ने अपने हर एक सैनिक को दे रखी थी कि इस तरह की कोई भी शिकायत अगर मिलेगी
तो सैनिकों को शिवाजी महाराज कड़ी से कड़ी सजा देते थे कि शराब नहीं पीना है, किसी को लूटना नहीं है, लूटपाट नहीं करनी है, और खास करके औरतों का और बच्चों का सम्मान करना है। तो इस तरह से अगर कोई शिवाजी महाराज को अगर अपनी सेना के बारे में किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती थी तो वह अपने सैनिकों को भी नहीं छोड़ते थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा वो देते थे। शिवाजी महाराज के कुछ सहयोगी थे जिनके नाम हैं कान्होजी जेधे, वीरबाजी पासलकर, फिरंगोजी नरसाला, जिसे हम जानते हैं पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, जहाँ पर संभाजी और शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से कैसे रिहा हुए थे, तो उसमें फिरंगोजी नरसाला और मदारी मेहतर का नाम हमने देखा था। प्रताप राव गुज्जर, सिंधोजी निम्बालकर और सिद्दी हिलाल, मतलब इस तरह से कुछ मुस्लिम सहयोगी भी थे शिवाजी महाराज के, जो उनकी प्रशासन कार्य में और स्वराज्य को चलाने में शिवाजी महाराज का जिन्होंने बहुत ही सहायता की थी। तो इस पाठ में शिवाजी महाराज की नौसेना के प्रबंधन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आगे हम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। आप लोग प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और जिसे आएगा वह अपना हाथ मतलब हैंड्स अप करेगा और सब प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, छत्रपति राजाराम की आज्ञा से किसने आज्ञा पत्र लिखा? आप लोग किताब की सहायता ले सकते हैं अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो। जिन्हें उत्तर आएगा वो लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे या हैंड्स अप करेंगे, हैंड रेस करेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। छत्रपति राजाराम की आज्ञा से रामचंद्र पंत अमात्य ने आज्ञा पत्र लिखा। वेरी गुड। ताहुर खान, वेरी गुड, आपने सही उत्तर दिया है कि उनका नाम था रामचंद्र पंत अमात्य, जिसका हम लोगों ने जिनकी तस्वीर भी अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। अगला प्रश्न है, जल दुर्गों को और क्या कहा जाता है? जल दुर्गों को जंजीरा भी कहते हैं। वेरी गुड। जल दुर्गों को जंजीरा, जो चारों तरफ से जल से भरा होता है और बीच में जो किला होता है, जो गढ़ होता है, उसे जंजीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, तोपें किन किन धातुओं से बनाई जाती थी? उस समय जो तोपें होती थी वो कौन कौन से धातुओं से बनाई जाती थी? लोहा, पीतल, तांबा आदि धातुओं से तोपें बनाई जाती थी। ठीक है, और कुछ प्रश्न, युद्धपोतों के दल को क्या कहते थे? नौसेना। हाँ, नौसेना। युद्धपोतों के दल को नौसेना कहा जाता था। जो युद्धपोत अर्थ होता है जो नाव, बड़ी बड़ी नाव होती है पानी में, जिस पर सैनिक रहकर युद्ध करते हैं, उस नाव को युद्धपोत कहा जाता है। अब आप लोग पेज नंबर 69 यानी 69 पेज नंबर पर देखेंगे, कुछ प्रश्न हैं जो वो भी हम देखते हैं। दुर्गों का महत्व बताने वाला जो ग्रंथ खालिस्तान में क्या आएगा? आज्ञा पत्र। उसे आज्ञा पत्र कहा जाता है। दूसरा, जल दुर्गों को क्या कहा जाता है? जंजीरा। वेरी गुड। अगला, तुम्हें क्या लगता है, बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारतीय नौसेना का जनक के रूप में सही अर्थ में गौरव बढ़ाया था शिवाजी महाराज ने, ऐसा क्यों कहा जाता है कि शिवाजी महाराज भारतीय नौसेना के जनक हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिवाजी
क्योंकि शिवाजी महाराज ने आगे शिवाजी महाराज ने लोगों की शक्ति बढ़ाई, इसलिए कहा जाता था। शिवाजी महाराज ऐसे प्रथम राजा थे, प्रथम छत्रपति थे जिन्होंने भारत के मतलब भारत में जो बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे उनमें प्रथम राजा थे जिन्होंने नौसेना बनाई थी, इसलिए शिवाजी महाराज को नौसेना का जनक कहा जाता है। शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? हर एक क्षेत्र में बताइए, कौन कौन से कार्यों में शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल हमने देखा अभी इस पाठ के अंतर्गत? हर कार्य में, गढ़ों में, नौसेना में, राज्य की व्यवस्था में और छापामार युद्ध प्रणाली में, तो सभी चीजों में शिवाजी महाराज के प्रबंधन कार्य दिखाई देते हैं। अगला आप लोग लिखेंगे, अगर पेंसिल है आप लोग के पास तो किताब में लिखते भी रहेंगे आप लोग कि जो 3 हम लोगों ने अधिकारी देखे थे, किलेदार, सबनीस और कारखानीस, तो तीनों के कार्य क्या हैं? तो किताब में दिया हुआ है। तो किलेदार का पहला कार्य क्या है? किलों गढ़ों की रक्षा करना। दूसरा और दूसरा प्रशासन देखना। तो ये 2 कार्य हम इसमें आप लोग लिखेंगे, किताब में जो है पेंसिल से किताब में भरिए, बाद में अपनी कॉपी में लिखना है सभी को। दूसरा है सबनीस। सबनीस का क्या कार्य था? गढ़ के आय व्यय का हिसाब करना रखना। दूसरा गढ़ पर और गढ़ के नीचे रहने वाली प्रजा से कर घरों पर रहने वाले लोगों की अनाज और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करना। तो यह है 2 कार्य, मतलब कोई भी 2 कार्य, उसमें 3-4 कार्य दिए हुए हैं, तो आप लोग कोई भी 2 कार्य आप वहां पे लिख सकते हैं। और कारखाना, वो कारखानीस का कार्य था अनाज की व्यवस्था वाला। कारखानीस का कार्य है अनाज की व्यवस्था करना, जो गढ़ पर रह रहे हैं और गढ़ के नीचे रह रहे हैं उनके लिए। उसके अलावा युद्ध के समय लगने वाली जो तोपें हैं और जो बंदूकें हैं उनमें बारूद की आपूर्ति करना। तो इस तरह से 2-2 कार्य आप लोग को लिखना है। फिर अगला दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के मानचित्र प्रारूप में निम्न स्थान दर्शाओ। तो आप लोग को इसके लिए महाराष्ट्र के मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग को कहीं मानचित्र मिलता है महाराष्ट्र का, मतलब आप लोग चाहे तो नेट से भी निकाल सकते हैं। तो उसमें उस मानचित्र में कहाँ कहाँ पर निम्न जो नाम दिए हैं, सिंधुदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला, मुंबई और प्रतापगढ़ किला, ये चारों नाम जो दिए हुए हैं वो आप लोगों को उस मानचित्र में दर्शाना है। एक मानचित्र आप लोग देखेंगे अगर तो पेज नंबर 63 पर है, तो वो पूरे भारत का मानचित्र है। उस भारत के मानचित्र में ऑरेंज कलर में जो है बाजू में दिया हुआ है वह महाराष्ट्र आपको दिखाई देगा। तो वहां पर भी उन किलों को दर्शाया गया है, जो किले हम लोगों ने अभी नाम पढ़े, जो 3 नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और प्रतापगढ़। तो आप लोग देखेंगे आसपास में ही है। तो वहाँ पे किलों को दर्शाने के लिए आप लोग पेंसिल से गोल करेंगे। बाजू में लिखा हुआ है सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग वहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रतापगढ़ भी है। तो सारे किलों को आप गोल करेंगे और वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे मुंबई नहीं दिखाया गया है कि मुंबई कहाँ पर है। तो जो सावंतवाड़ी दिख रही है, गोवा और सावंतवाड़ी, वहीं आसपास में मुंबई भी है। तो मुंबई लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग को मुंबई लिखकर वहाँ पर दर्शाना है। तो इस तरह से आप लोगों का यह जो स्वाध्याय का कार्य है यहाँ पे पूर्ण होता है, इस पाठ से जो संबंधित था। तो आज का जो पाठ है और आज का जो लेक्चर है आज यहीं पर ख़त्म होता है, पाठ 17। अगले गुरुवार को हम पाठ 18 देखेंगे, अंतिम जो पाठ है इस किताब का, लोक कल्याणकारी स्वराज्य का प्रबंधन, इस पाठ का नाम है। तो यहाँ पर ही आज का पीरियड तासिका समाप्त होती है। आप लोगों को और भी कोई संबंधित प्रश्न पूछने हैं अगर तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?